प्यारे विद्यार्थियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। जीवन का एक अंग होता है विद्या अध्ययन, और यह जो एजुकेशन होता है, यह जो विद्या का अध्ययन होता है, ये हमारे संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि यह हमारे इनर लाइफ को भी प्रभावित करता है और यह हमारे आउटर लाइफ को भी प्रभावित करता है। यानी कि हमारा जो भीतरी जगत है, संवेदना की, श्रद्धा का, प्रेम का, आस्था का, अनुभव का, संवेदना का, पीड़ा का, सुख का, दुख का, ये सब हमारे एजुकेशन के प्रभाव से उसमें बदलाव आता है, उसकी स्तर में बदलाव आता है, अनुभव करने की क्षमता में बदलाव आता है, उसकी गहराई में बदलाव आता है। वैसे ही हम बाहरी जगत को जब देखते हैं, चाहे अपना पेरेंट्स हो, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, फूफा फूफी, अड़ोसी पड़ोसी, और उसके बाद गांव, शहर, मोहल्ला, या शहर में है तो अपने मोहल्ले वासी, फिर अपना शहर, अपना राज्य, अपना देश, अपना पृथ्वी, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, जब वह विराट की जानकारी हमको मिल जाता है, तो हमारी जो सोचने की दृष्टि है वो बिल्कुल बदल जाता है, हम व्यापक हो जाते हैं। पर मित्रों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो शिक्षा पद्धतियाँ हैं, अभी वह इतनी ज़बरदस्त नहीं हुआ है कि हम विराट की अद्भुत पावर के विषय में हम शिक्षा जगत में प्राप्त कर सके। स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में जो हमें शिक्षा मिलती है वह हमारी साक्षरता है। हम अक्षरों को जोड़ना घटाना सीखते हैं, हम थोड़ी सी गुणा भाग सीखते हैं, हम पढ़ना सीखते हैं, हम थोड़ी सी अपनी समझ को विकसित करना सीखते हैं, हम अपनी मेमोरी पावर को उपयोग करके हम अपने जीविकोपार्जन करते हैं। पर जीवन के कठिन समय में जहाँ हमको विचार ना करना होता है, जहाँ लाइफ का निर्णय करना होता है, जहाँ हमको अपनी फैसला करना होता है, अपने अच्छे और बुरे के बारे में हमको विवेक की आवश्यकता पड़ती है और हमको एक अतीन्द्रिय क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, उस समय हम जरा इस कितना भी पढ़ा लिखा मेरा छात्र क्यों ना हो, मेरा मित्र क्यों ना हो, चाहे वो पीएचडी किया हो, यहाँ तक कि प्रोफेसर और बड़े बड़े जो आपका नौकरी पेशा व्यक्ति है, चाहे वो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे मंत्री स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो हमारा आईएएस अफसर हो, चाहे सचिवालय का सचिव स्तर पर बैठा हो, यानी कि अफसर, बड़े से बड़े अफसर, कि जब निजी जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी घटना घट जाती है कि उन्हें सोचने को मजबूर कर देता है। मसलन अभी उसका मेमोरी पावर दुनिया के सबसे टॉप में गिनते था, एक क्षण ऐसा क्या हो गया कि उसकी मेमोरी पावर पूरी लॉस हो गया। अब हम मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं, हम दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, हम इन बीमारियों के तरह तरह से नाम दे रहे हैं, हम बहुत काम करते रहते हैं और अचानक हमें लगता है कि अब हमको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, सारा रस खत्म हो गया, जीवन का सारा उत्साह खत्म हो गया, जीवन का आनंद ही खत्म हो गया, हम क्या करें क्या ना करें। और ऐसे परिस्थिति में हम कुछ भी कदम उठा लेते हैं, हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और हम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं क्या, इसकी भी भांति भांति की उपचार खोजते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जिसका माता पिता बहुत शानदार सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा सद्गुणी हो, सदाचारी हो, और वो एजुकेशन मॉडर्न स्कूल में देते हैं, मॉडर्न पढ़ाई कराते हैं, आधुनिक फ़ोन देते हैं, आधुनिक लैपटॉप दे देते हैं, आधुनिक दुनिया की तारीफ करते हैं, और वो चाहते हैं अंदर से कि उनका बच्चा वह पुरातन काल का, वह सद्गुणी हो, सदाचारी हो, और उसके जीवन में सदा सत्यम शिवम सुंदरम का प्रकाशित होता हो। लेकिन होता क्या है, अचानक बच्चे विद्रोह कर बैठते हैं, बिगड़ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स की भाषा में बच्चे बिगड़ जाते हैं, और बच्चों की भाषा में हम पेरेंट्स को जरा भी समझ नहीं है कि इस दुनियादारी में कैसे जीना है, क्या करना है। इस जिसको आप बुरा समझते हो, ये तो आजकल का दौर है, यही तो आजकल की सभ्यता है, यही तो आजकल की मॉडर्न युग है, यही तो हमारी आधुनिकता है। तो दोनों के विचार में, जो जीवन शैली में टकराहट उत्पन्न होती है। हम देखते क्या हैं कि मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो भी 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा है, कोई 9वीं क्लास का है, कोई 12वीं क्लास का है, कोई अभी कॉलेज गया हुआ है, किसी ने कॉलेज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार फेल हो रहा है, कोई कारोबारी है जिसने कारोबारी शुरू किया और कारोबारी में फिर ध्वस्त हो गए। सब के साथ जब मैं बैठता हूँ तो एक कॉमन बात समझ में आता है कि सबके अंदर में एक दिव्य क्षमता है, और वह क्षमता का वह उपयोग नहीं कर पाता है। मेरा विद्यार्थी के जीवन में भी वही दिव्य क्षमता है, जो हमारा डीएनए बनता है,
आप चाहे बायोलॉजी के जीव शास्त्रियों से आप पूछ लीजिए, हमारे विज्ञान अभी इतना समर्थशाली नहीं हुआ है कि हमारे जो पुरातन विज्ञान था, जो हमारे ऋषि चिंतकों और मनुष्यों ने जो हमारा विज्ञान को, जो साइंस को हमको समझा के गया है, बता के गया है, इस प्रमाण दे के गया है, अभी हमारा विज्ञान उससे बहुत काफ़ी पीछे चल रहा है। भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री और आपका जो क्वांटम एनर्जी वाला है और यह जो हमारी परमाणु शक्ति वाली है और जो हमारा जीव विज्ञान है, इस सभी जब वैज्ञानिक एक साथ जब मिल के काम करेंगे, यानी 1000 शाखा विज्ञान का चाहे वो सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, चाहे हमारा जो सिंगल सेल्स का विज्ञान हो, या फिर उससे भी अति सूक्ष्म का विज्ञान हो, तो 1000 शाखाएं जब मिल करके एक साथ काम करेंगे, एक श्रृंखला में काम करेंगे, एक उद्देश्य में काम करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल करेंगे, तो इस ज्ञान, इस शक्ति के करीब पहुंचेंगे। फिर भी उस शक्ति को जान पाना, उसके विषय में इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिकल कर पाना, अभी के हमारे वैज्ञानिक जगत में थोड़ी सी मुश्किल भरा काम है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने ध्यान, मेडिटेशन नाम का एक प्रयोग करते थे और उस मेडिटेशन के माध्यम से वह अपने उस दिव्य क्षमता को पहचान लेते थे, उस दिव्य क्षमता का उपयोग करना जानते थे और उसके कारण से ही अणिमा, लघिमा, माने तरह तरह के, जिसको रिद्धियाँ बोलते हैं, सिद्धियाँ बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं, जादू बोल लीजिए, आशीर्वाद बोल लीजिए, श्राप बोल लीजिए, यानी कि फलित होने वाली वह वचन जिसको कहा गया और हो गया, उसने कहा और हो गया, वह जीवन को बदल देने वाली, शरीर को बदल देने वाली, मन को बदल देने वाली, वस्तुओं के स्वरूप को बदल देने वाला। यानी एक गिलास आपके हाथ में है, उस गिलास को उसने उसके एनर्जी पावर को, उसके अणुओं की दिशाओं को, उनके कामों को, उनकी भौतिक गुण को बदल करके उसको स्वर्ण बना दिया, या फूल बना दिया, पेपर बना दिया। मतलब ये तमाम जादूगरी जो आजकल जो सीखते हैं, ये किसी ज़माने में वास्तविक में हुआ करते थे, क्योंकि फिर उसका उपयोग ऐसे तमाशा के लिए नहीं हुआ करते थे, पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ करते थे मित्रों, उसको अपने जीवन में उपयोग लाने के लिए। जैसे कोई बहुत बीमार है, उस बीमार को बीमारी ठीक करना है, तो ऑपरेशन का वह जमाना नहीं था, तो उस समय ऋषि मुनियों ने अपने स्पर्श चिकित्सा करके, अपने ध्यान से, अपने एनर्जी से, अपने प्रकाश को वहाँ प्रवेश करा करके उस बीमारी को ठीक किया करते थे। तरह तरह के प्रमाण और दृष्टांत आते हैं, हम उस पर अभी नहीं जा रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डीएनए जो हमारे शरीर में बनाता है, जो प्रत्येक कोशिका में एक डीएनए संचित होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, हम अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि आपको उसके विज्ञान के अनुसार से आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास जब आते हैं, हमारे पालक आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी क्या बताएं, 5वीं कक्षा तक हमारा बच्चा जो था बड़ा शानदार था, बड़ा ब्रिलियंट था, बड़ा प्रतिभाशाली था, हर कहा मानते थे और बेहतरीन जीवन जीते थे हम, और इसकी प्रतिभा के तो हम कायल थे। मेरा वो बच्चा को वह गुम गया, और अभी जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इसको हम समझाते समझाते थक गए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर ये इसका न पढ़ने का मन होता है, न खेलने का मन होता है, न खाने का मन होता है, ये न जाने उठपुटांग हरकतें करते रहते हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसी बातें, तमाम बातें, खासकर जब हमारे 11वीं के बच्चे को लेके आते हैं तो और बड़ी बात आती है कि ये बच्चा पहले 8वीं तक का कितना बेहतरीन था, इसके अकल बहुत जबरदस्त थी, ये सदाचारी था, सद्गुणी था, अंदर से इसके भीतर में और वो तमाम खूबियां थी। लेकिन ये 9वीं में आया तो जाने कैसी संगति में बहक गया और 10वीं आते आए तक ये अपने ही निस्तेनाबूद करने में लग गया है। हम क्या करें क्या ना करें, हम बहुत परेशान हैं, हम इस बच्चे को लेकर परेशान हैं, हम थक गए इनको समझाते समझाते, न जाने क्या क्या क्या। और कॉलेज के बच्चे आते हैं, उसके पेरेंट्स आते कहते हैं बच्चे तो हाथ से निकल गया, ये किसी बेहया की चक्कर में आ गया, ये किसी लफाड़ू के चक्कर में आ गया, ये किसी के चक्कर में घन चक्कर हो गया, ये न जाने कौन से दौर में चला गया, इसको कौन से जादू कर दिया, इसको कौन से टोना कर दिया, कौन से लोग टुटका कर दिए, मेरे बच्चे को तबाह कर दिया, किसी की आंख ना हुआ, न जाने क्या 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 क्या। और तब मैं उनसे पूछता हूं ये आपकी जानकारी कैसे हुआ? सभी 99% इस जीव जगत में हर व्यक्ति को अपना वह दिव्य क्षमता कभी न कभी एहसास कराती है, वह अपनी उपस्थिति को वह दर्शाता है, वह समझाता है कि आपके अंदर में एक ऐसी दिव्यता है, एक ऐसी गुण है जिसको आप लाभ लीजिए।
वो मैं आपके सेवा के लिए ही हूँ, मैं आपके अंदर में वो प्रकाश देने के लिए हूँ, मैं आपके अंदर में वो पावर देने के लिए ही हूँ, मैं वो अद्भुत क्षमता है मेरे भी आपके अंदर में, आप जरा इसको पहचानिए तो सही। पर न तो मेरे विद्यार्थी उसको पहचान पाते हैं, न हमारे पालक पहचान पाते, न हमारा व्यवसायी पहचान पाता है, न उद्यमी पहचान पाता है। और जो पहचान पाते थे कौन? संत, ऋषि, मनीषी, चिंतक, उनको इसकी जरूरत नहीं होता। क्यों? अरे उस तो उसी के आधार पर वो ऋषि बना है, वो ऋषि, चिंतक, मनीषी बना है, उसका उपयोग करके ही तो बना है। और वो समझ गया है कि अब उसका जीवन में और अध्यात्म के अलावा अब कुछ चीज में उसको उपयोग नहीं करना है, इसलिए वो संसारिक चीजों में उसका उपयोग नहीं करते। पर मेरे विद्यार्थी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरा विद्यार्थी एक बार अपने उस शक्ति को समझ जाए और उसका उपयोग करना सीख जाए, वो आजीवन ऐसा रिचार्ज हो जाएगा उसके लाइफ में कि शक्ति का वह स्रोत, शक्ति का वह झरना, शक्ति की वह गंगा, वह पावर का ऐसा भाव है कि फिर जीवन में कभी उसको और किसी शक्ति की आवश्यकता महसूस नहीं होगा। क्योंकि जब उसके पास यह अपार और असीम और दिव्य शक्ति जब उसको जानकारी हो जाएगा तो वो फिर गली कुचे में क्यों मांगता फिरेगा। मैं आगे चर्चा में आपको बताऊंगा। तो आप लोग को एक अनुभव मैं आपसे कराता हूं कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि मैं बहुत पहले, एक बार की बात है कि मुझको पूर्वाभ्यास हो गया था और वैसे ही घटना घट गया। हम एक बार सोचे थे कि ऐसा तो हो जाएगा और वैसा ही हो गया। अब वो कई लोग बोलते हैं शादी से पहले हमको तो ऐसा हो गया था कि इसी लड़की से शादी होगा और उसी से लग गया। कोई कहता है कि ये लड़का अचानक जीवन में आया और हमको लगा कि इसको अपना जीवन साथी बना ले और हमने बना लिया। कई बार कहते हैं कि हम इस बस में नहीं बैठे क्योंकि बैठने से पहले हमको लग रहा था कि नहीं मत बैठो, कोई अंदर से बोल रहा था कि मत बैठो, और आगे चल के बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई बोलते हैं कि मैं इस ट्रेन में बैठा था और सोया हुआ था, अचानक लगा कि ये ट्रेन हादसा का शिकार हो गया और मैं आंखें खोल के देखता हूं तो उसी समय हादसाग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि आपके भीतर में एक ऐसी मैसेंजर है, एक ऐसी चेतना है जो समय काल से परे वह सूचना ला करके आपको दे सकता है। बस यह है कि आप उसको जरा समझ नहीं पाते। नहीं समझने के कारण है हमारे जो जीवन शैलियां हैं उसमें शोर है, शांति नहीं है, लोभ है, शुभ नहीं है, लाभ है पर खुशी नहीं है, मोह है पर प्रेम नहीं है, मस्ती है पर आनंद नहीं है, रसना है पर स्वाद नहीं है। तो ये जीवन में जब वो विवेक अंदर से बोलता है, वो जागृत ला के बोलता है कि देखो तुम ऐसा कर लो, तो हम उसको अनसुना कर देते हैं क्योंकि कभी हम उन पर विश्वास करना सीखे नहीं। तो मित्रों, वह कौन सी क्षमता है? कई लोग बोलते हैं कि इनका 6 सेंस बड़ी काम के है, चाहे नाम आप उसको 6वां इंद्रिया कह लो, 7वां कह लो, 10वां कह लो, आप अपना हिसाब से नाम ले लो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे गणितज्ञों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उनको अवचेतन मन कहा। अवचेतन मन में यह एक ऐसी वह असीम क्षमता होता है उस अवचेतन मन में कि एक बार आप उसको अपनी चाह बता दो, एक बार आप उसको अपनी फ्यूचर का डायग्राम बता दो, एक बार आप उसको इस जीवन में क्या चाहते हो उस चाहने को ठीक ठीक उसको बता दो, और एक बार वो मैसेज उसको मिल जाता है तो फिर इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु या परिस्थिति या नहीं बना है जो वह अवचेतन मन आपको प्रकट नहीं कर देगा। ये जादू के तरीका से नहीं होता कि हमने अभी कहा कि मुझको इतना चाहिए और सामने ऐसा प्रकट हो जाए, तो फिर ये आपको छलने वाली चीज होगा, वो आपके जीवन में अवतरित होता है। तो मित्रों, हमारे जो विद्यार्थी होते हैं, हमने कई बार देखा है कि हमारे विद्यार्थी कई घंटा मेहनत करते हैं, एक सवाल को लेकर के टिके रहते हैं और थकते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं, फिर मेमोराइज करते हैं, फिर मेमोरी भूल जाता है, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर लिख लिख के याद करते हैं, फिर भूल जाता है, फिर अभ्यास करते रहते हैं, फिर भूल जाता है, और वह बार बार इतना बार अभ्यास करके भी वह संतुष्टि प्राप्त नहीं करता और अंत में सोचता है कहीं चूक ना हो जाए, मुझसे ये पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। वो संशय में बना रहता है और वो अपनी लाइफ को जीने के बजाय, वह अपनी विद्या को अध्ययन करने के बजाय वह विद्या का अर्थ ही निकालने लगता है।
वह अर्थ के अनुकूल वह अर्थ नहीं निकाल पाता, वह उसका अर्थ ही निकाल देता है, क्योंकि मेमोराइज करने के चक्कर में उसकी जो दिव्यता है, उसकी गुण है, उसकी जो समझ है, वही खत्म होने लगता है। और इसमें होता क्या है, चूंकि बाहरी प्रेशर में काम होता है। आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चे को गणित से प्रेम नहीं है, बच्चे को हिंदी से प्रेम नहीं, बच्चों को इंग्लिश से प्रेम नहीं, बच्चों को सोशल साइंस से प्रेम नहीं, बच्चे को साइंस से प्रेम नहीं, बच्चों को कॉमर्स से प्रेम नहीं, बच्चे को कोई मतलब नहीं भूगोल क्या है, बच्चे को मतलब नहीं इतिहास क्या है, बच्चे को मतलब नहीं राजनीति क्या है, और हम दबाव डालते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना नंबर लाओ, पढ़ो इतना नंबर लाओ। बच्चा इसको ऐसा समझता है कि एक ओपन में जेल में हूं, जहां कैदियों की इतना ही छूट है कि हवा देख लो, पानी देख लो, क्या खाना है बता दीजिए, हम ला के दे देंगे। पर ये शैतान नजर आता है उनको। बड़ी बड़ी ये पुस्तकें जब देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, अरे बाप रे, ये टीचर्स है, मतलब एक डर, एक भय। उस भय में, उस डर में, उस डर के माहौल में बच्चा कैसे प्रेम करेगा? अब जहां प्रेम नहीं होगा वहां श्रम कहां होगा, और जहां श्रम नहीं होगा वहां युक्ति कहां होगा, और जहां युक्ति नहीं होगा वहां सुंदरता कहां होगी, और जहां सुंदरता नहीं है वहां सत्य कहां होगा, और जहां सत्य नहीं है वहां शिव कहां होगा। बात एक ही चीज है, आप दबाव डालते हैं, दबाव, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। इसीलिए बच्चे बचपना में आपकी प्रेशर को वो संभाल लेता है, क्योंकि उसके अंदर में वो जो अचेतन मन की जो एनर्जी है बहुत हाई होता है, उसके अंदर में दिव्य क्षमता बहुत उच्च स्तर का होता है, और वह उस प्रेशर को उस समय ले लेता है। लेकिन धीरे 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 अब उसके समय और सहने की क्षमता अब घटने लगती है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब बात नहीं मानना है। वो भीतर से सोचता है, और भीतर का जो उसका अचेतन मन है उसको वो प्रकट कर देता है कि बात नहीं मानना है। और बात मानने वाली बात यदि उसको समझ में आ गया तो फिर भीतर को ही अचेतन मन कहता है बात मान लिया जाए। ये बड़े फायदे की सौदा है, इसमें बड़ी शानदार चीज है, आगे चल के इसमें जबरदस्त चीज होने वाला है। तो अचेतन मन भी कहता है कि चलो बात मानो, हम आपकी मदद करते हैं। तो मित्रों, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बात समझ लीजिए, आप जितना भी रट्टा मार लो, आप जितना भी पेंसिल घिस लो, आप जितना भी कलम घिस लो, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक का आपके अंदर के मस्तिष्क का अचेतन मन तक वह ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, आपकी ना तो फार्मूला फिट बैठेगा, ना आपका याद किया हुआ चीज याद रहेगा, ना आपकी रट्टा मारा हुआ चीज वक्त पे काम आएगा, और ना आपका भय जाएगा, ना विद्या के प्रति प्रेम आएगा, ना आपका विद्या का सही ढंग से स्टडी होगा। आप मगजमारी करते रहोगे, माथापच्ची करते रहोगे, न इस लाइफ को जी पाओगे, न उस लाइफ को प्राप्त करोगे। आप न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। इसीलिए अक्सर हमारे 12वीं पास बच्चे लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, अपने कारोबार में फेलियर हो जाते हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में फेलियर हो जाते हैं, अपने लाइफ के छोटे छोटे सवाल को हल नहीं कर पाता, वह अपने जीवन के छोटे छोटे चीजों पर वह आनंद नहीं ले पाता, वह डिसीजन ही नहीं ले पाता, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं है, उसको अचेतन मन जानता ही नहीं है, उसके जीवन में शैली ही नहीं आया है कि डिसीजन कैसे डिसीजन ले। संवेदना मर चुकी होती है, क्योंकि उसमें दबाव के चलते उसके अपने माता पिता से भी ऊब हो चुका होता है, घृणा जैसे हो चुका होता है, टेंशन बन चुका होता है। जैसे वो देखते हैं मम्मी पापा को तो फिर सोचते हैं एक भीतर के इनका राक्षस जगेगा, अब मुझको पढ़ने के लिए बोलेगा, अभी पढ़ो अभी पढ़ो अभी पढ़ो, इतना नंबर लाओ, ये मुझको पैदा इसीलिए किए हैं, मशीन बना दिया है मुझको। वो भीतर से कुड़ जाता है, भीतर से रोने लगता है, भीतर से चीखता है और सोचता है रुक जाओ, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, मेरा शरीर बड़ा होने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए बच्चे आप देखते हैं कि 6वीं क्लास में आते आते धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, 9वीं क्लास में आते आते आपके आदेशों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और 12वीं क्लास के बाद तो आपको ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ में बदल जाती है, जो भी दोस्त आते हैं उसके साथ घूम जाते, जैसे भी लोग मिलते उनके साथ चले जाते। क्यों? ऊर्जा का क्षेत्र फिसलेगा, जहां उसको सहारा मिलेगा, जहां उसको प्रेम मिलेगा, जहां उसको सुकून मिलेगा, जहां उसको अपनापन मिलेगा, जहां उनके मन माफिक चर्चा होगा, वह उधर भाग जाएगा। जो उनको आंखों को भाएगा, जो उनके स्पर्श को भाएगा, जो उनके दिल को भाएगा, जो उनके मस्तिष्क को भाएगा, वो उन्हीं का तो होगा, उन्हीं को तो होगा। तो हमारे माता पिता को
यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि विद्यार्थी का एजुकेशन एक साइकोलॉजी है। बच्चे की मन की साइकोलॉजी समझे बगैर यदि आप उसको जबरदस्ती किसी मार्ग पर ढकेलते हो तो वह बच्चा के लिए बहुत बड़ा हानि और घातक साबित होने वाला है। या तो बच्चा विद्रोही बनेगा, या तो बच्चा बिगड़ जाएगा, या तो वो बच्चा कुछ का कुछ बनेगा, लेकिन वह तो कम से कम वह नहीं बनेगा जो आप चाहते हो। बच्चा वही बनेगा जो वह चाहता है। इसलिए इस दुनिया में, इस प्राणी में कहते हैं ना कि हर कोई अपना कर्म लेकर के आया है, उसका कर्म का फल उसको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मिलेगा ही। और प्रत्येक का डीएनए अपना अलग होता है। तो मेरे पालकों से इतना ही अनुरोध है कि वह जबरदस्ती किसी का डीएनए बाहर से नहीं बदल सकता। अपने बच्चों को मन को पढ़िए, उनके साइकोलॉजी को पढ़िए, उसके जीवन के तरीका को पढ़िए, उसकी उम्र के पड़ाव में जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है उनको पढ़िए, उनके मन के भीतर में क्या चल रहा है उसको पढ़िए, उसका क्या स्वप्न पड़ रहा है उसको पढ़िए, और उसको समझाने के बजाय आप उनको समझिए। एक बार आप अपने बच्चे को समझने लग जाते हैं, एक बार आपके बच्चे को जो समझना चाहता है आप उसको समझिए, फिर उस साइकोलॉजी को समझ करके फिर आप देखिए कि इस बच्चे के लिए वास्तव में अभी ये किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आप उसकी मदद कीजिए। आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसकी सही मदद कीजिए। आप उसको जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चा जानता है कि आप भी समझदार नहीं हैं, आप भी घर में क्या हरकत करते हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसे बीतता है, आप किस तरह से धन कमाते हैं, आप किस तरह से परिवार में मम्मी पापा दादा दादी सब रहते हैं और कौन किसके साथ व्यवहार करता है। वह जीवन के वो पाठशाला में सब कुछ देखते रहता है और सीखते रहता है, देखते रहता है और सीखते रहता है। विद्यालय से ज़्यादा उनकी सीख घर में होता है। तो घर में जो माहौल बनेगा बच्चा वही बनेगा। घर में जो चीज़ें देखेंगे बच्चा उसको जल्द रिएक्ट करेगा। तो मित्रों, अवचेतन मन की साइकोलॉजी को समझिए। एक बार आप अपने अवचेतन मन को समझ गए और एक बार आप अपने अवचेतन मन पर अपने फ्यूचर की डायग्राम आपने बैठा दिया, आपने उस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया कि उस डायग्राम के अनुकूल आपने सोचना शुरू किया। आप अपने जीवन से प्रेम करना शुरू किए, आप अपने विद्या अध्ययन से प्रेम करना शुरू किए, आप अपने सब्जेक्ट से प्रेम करना शुरू किए, आप अपने फ्यूचर से प्रेम करना शुरू किए। और आस्था और विश्वास, क्वेश्चन मार्क हटाना होगा। बार बार आप अपनी चाहत मत बदलो। अभी मुझे गणित प्रिय है, नहीं नहीं अभी मुझे हिंदी प्रिय है, नहीं नहीं मुझे सोशलॉजी प्रिय है, नहीं नहीं मुझे तो इंग्लिश में ये करना है। बार बार आप अपनी फ्यूचर प्लान मत बदलिए। एक बार आपका नेचर क्या कहता है, आपकी नेचुरली हैबिट क्या है, आपका भीतर से किस विषय पर आपको प्रेम आता है, आपका जीवन कहाँ आप जाना चाहते हो, आप खुद एक बार तय कीजिए। उस डायग्राम को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए, मस्तिष्क का वह हिस्सा जहां तक आम पहुंच नहीं होता। अब वहां तक पहुंचाए कैसे? आप जब स्वप्न में सपनाते हैं, स्वप्न के अंदर में एक संसार चलते रहता है, उसका पूरा रिएक्शन आपके शरीर में देखने को मिलता है और वह स्वप्न ठीक वैसे ही चलता है जैसे यह दुनिया चलता है। तो मित्रों, समझ जाइए कि जैसे एक स्वप्न चलता है, आप सोए रहते हैं, आपका शरीर सोया रहता है, आप पूरी तरह से आप चेतना में नहीं होते हैं, आप उस अलग से संसार में पहुंच जाते हैं। मित्रों, वही अवचेतन मन का क्षेत्र है। वह आपको समझाना चाहता है कि देखो, आपका जीवन इस शरीर के अतिरिक्त और है। सूक्ष्म जगत में आप तब भी जीवित हैं, आप सूक्ष्म रूप में आपकी चैतन्यता तब भी सक्रिय है। आपका जीवन वह सूक्ष्म रूप में भी इससे ज़्यादा प्रभावशाली और प्रखर रूप में है। तो आप अपने फ्यूचर प्लान को एक वैसे ही एक रूपरेखा बनाइए, वो रूपरेखा बनाइए और उस डायग्राम को अनुभव कीजिए, अनुभव में उतारिए। जैसे जैसे आप स्वप्न की तरह उसको देखना शुरू करेंगे, उसको अनुभव में उतारना शुरू होगा, आपका अवचेतन मन तक वह पहुंचता हुआ चला जाएगा। पर इसके लिए एक सरल विधि भी है। इसके लिए हमारे
ऋषि चिंतकों ने एक सिंपल सर्वसुलभ एक विधि निकाल दिया। क्या कर दिया उन्होंने? कहा कि सांसों के माध्यम से और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा करके हम अपनी मन, स्थूल मन, फिर सूक्ष्म मन, फिर कारण मन, इन तीनों को पार हो करके जो हमारा अवचेतन मन है, हम वहां तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और एक बार वहां तक हमारी आर्डर पहुंच गया तो फिर अवचेतन मन उसको पूरा ही कर देता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली एटॉमिक एनर्जी है। अब वो होगा कैसे? इतनी बड़ी कठिन यात्रा कैसे सरल हो सकता है? तो मित्रों, यात्रा बहुत कठिन नहीं है। अब मसल कुछ ऐसा समझ लो, आपके घर के अंदर का दरवाजा कहां पर है आपको केवल पता है। पूरी चारों तरफ से दीवार है, पर आपको एक जगह पता है कि मैं एक पॉइंट को ऐसा स्पर्श करूंगा, वो बटन ऑन होगा और उस दीवार से एक दरवाजा खुल जाएगा और मैं दरवाजे के अंदर चला जाऊंगा। अब कोई अनजान व्यक्ति है जिसको ये नहीं मालूम कि किस जगह को प्रेस करना है, किस जगह को टच करना है, किस जगह को छूना है कि वह जो नहीं दिखने वाला दरवाजा खुल जाएगा, तो वो व्यक्ति तो खोजता रह जाएगा, ढूंढता रह जाएगा, उसको दरवाजा ही नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको पता है कि नंबर 1 बटन, ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है इसको छू दीजिए तो खुल जाएगा, शटर खुल जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही समझ लीजिए। तो हमारे ऋषियों ने क्या बताया आपको, हम उसका आपको एक प्रैक्टिकली बताते हैं कि आपको कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके आपको सुखासन में बैठना चाहिए। सुखासन मतलब जहां आपको बहुत ज्यादा तकलीफें ना हो। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में यदि आप आसन लगाने के आदी है तो पद्मासन में, आसन लगाने के आदी नहीं है तो सुखासन में, और बिल्कुल दीवार के किनारे बैठिए ताकि डरने गिरने का कोई भय ना हो, गिरने का कोई भय ना हो। अब बैठ जाइए। बैठने के बाद आप पहले अपने इस उंगली से और आपके अंगूठे से आप दोनों कान को थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए और पूरे कान के हिस्सा को फिर प्रेस कीजिए। और ये जो कान के नीचे वाला हिस्सा है इसको आप 10 बार प्रेस कीजिए। पकड़िए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। 10 बार ऐसा आप कर लीजिए। फिर क्या करें, फिर आपके दोनों के नाक के हिस्से, ये होंठ के जहाँ ज्वाइंट है, एक डिजाइन बना हुआ है, आप इस डिजाइन को आपका इस उंगली से पकड़िए और दबाइए। 1 2 3 4 5 ऐसा दबाना है। एकदम ताकत नहीं लगाना है, लेकिन आप ढीला नहीं छोड़ेंगे ऐसा, और छोड़ देना है। 10 बार आप इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद फिर क्या करें मित्र, आप अपना लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे और राइट से आपको सांसें लेना है, पेट में भरना है, और जो आपने अपना फ्यूचर बनाए हैं उस फ्यूचर को मूवी की तरह से भावना में लेकर के आना है। और जैसे सांस आप बाहर छोड़ेंगे, आप पूरा का पूरा ध्यान आप अपने सांसों पर टिका देना। देखिए, धीरे धीरे सांस खींचते रहिए और भावना को आप भरते रहिए। जब पूरी सांस हो जाए तो बंद कर ले, और पेट के अंदर में जब तक आप कुंभक करते हैं तब तक आप अपने उस भाव संवेदना को फिल्म की तरह अनुभव करें। ऐसा होगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। चाहता हूँ तो फिर अनंत काल के लिए वो आदेश पहुंचा देगा कि अभी इसको नहीं चाहिए, ये कभी फ्यूचर में चाहेगा। तो हमारा वर्तमान काल में आपको देखना है, अपने भविष्य को वर्तमान प्रेजेंट में देखना है। अवचेतन मन उसको ग्रहण करता है। यदि आप कहेंगे मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो ऐसा कहने से उसको रसगुल्ला ला के नहीं देगा। आप कहेंगे कि मुझको एक शानदार घड़ी की जरूरत है, तो वो आपको घड़ी ला के नहीं देगा। आपको वह घड़ी जिस शोरूम में आपने देखा है उस घड़ी को मेमोराइज करना होगा,
एक इमेजिन करना होगा और यह अनुभव करना होगा कि वह आपके कलाई में आ चुका है और आप घड़ी देख रहे हैं और आप खुशी से आनंद से उछल रहे हैं। आप घर में अपनी खुशी आप व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक सिचुएशन जैसा होता है वैसे कि वैसे पूरे की पूरी स्वप्नवत आपको अपनी फ्यूचर देखना है। ऐसा आप रोज का रोज करें। 2 वक्त जरूरी है, एक सोते वक्त जरूरी है और दूसरा जागते वक्त जरूरी है। यानी कि जब बिस्तर पे आप चले जाओ, जाने से पहले, सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर ही यह सुखासन में बैठ जाइए और या उसके बाद आप जैसे आपको नींद आने लगे, आप थकावट लगने लगे, नींदा होने लगे, तो आप चुपचाप बेड में लेट जाइए और इस प्रक्रिया को आगे चलने दीजिए और ऐसे करते करते आप सो जाइए। जब सुबह उठते हैं तो बिना कोई ब्रश मंजन दातुन कुछ भी नहीं करना है। अभी सबसे पहले काम आपको यही करना है। फिर आप उसको रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद कुछ समय तक शांत पड़े रहेंगे। फिर उसके बाद उठिए और आप अपने काम में लग जाइए। मित्रों, जब आपका अवचेतन मन तक वह डायग्राम पहुंच जाएगा, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया है और आपकी लाइफ जो आप चाहे थे वो मिलना शुरू हो गया है। पर इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला कि आपको विश्वास 100% करना होगा अपने क्षमता पर, अपनी दक्षता पर, अपने काम पर, अपने मेहनत पर, अपने हुनर पर, अपने पर, खुद पर आपको 100% विश्वास रखना होगा। दूसरा, आपको अपनी योजना, अपनी स्वप्न, अपनी भावना, अपनी संवेदना जो आप डायग्राम बनाए हैं किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सिर्फ आप के अलावा इस बात को किसी से आपको लीकेज नहीं करना है। जितना ज़्यादा लीकेज होगा आपकी प्रगति उतना ही धीमी होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा फिर अपना दबाव नहीं बना पाएगा, सही डायग्राम नहीं पहुंच पाएगा। और तीसरा कार्य है कि कभी भी शंका मत करना अपने अवचेतन मन पर। कभी भी अपने पर शंका मत करना, कभी अपनी क्षमता पर शंका मत करना, कभी अपनी प्रतिभा पर शंका मत करना, कभी अपनी सफलता पर शंका मत करना। ये 3 काम आप यदि कर लेते हैं और यह जो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं मेरे मित्र, तो मेरा वह कोई विद्यार्थी आज के परिस्थिति में वह 10 में 1 नंबर भी पाने वाला होगा। वह 10 में 10 लेता हुआ चला जाएगा। जिंदगी में भी वह 100 to 100 करेगा। हर लाइफ में अपने निर्णय 100 to 100 करेगा। अपनी लाइफ और अपनी मुक्ति, यह जीवन भी जिएगा 100% और अपने को मुक्त भी करेगा 100%। मित्र, यह शानदार शक्ति है। इस पावर का उपयोग करना सीखें, उसका लाभ लें और अपने जीवन को आनंद से भर दें। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।